अच्छा जी, इसको स्टार्ट करते हैं। मैं दोबारा शेयर करवाता हूँ स्क्रीन। ओके, ये स्क्रीन नजर आ रही है सबको भाई? हेलो, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर। जी सर। अच्छा जी, देखें, सेकंड है आर्मेचर कंट्रोल। अब जरा इसको भी जरा गौर से देखें। आर्मेचर कंट्रोल में क्या हो रहा था? लोअर द वोल्टेज स्लोअर इट टर्न्स, हायर द वोल्टेज फास्टर इट टर्न्स। ये आसान है। आर्मेचर वोल्टेज को कम किया, करंट कम हुआ, स्पीड कम हो गई। आर्मेचर वोल्टेज को बढ़ाया, करंट बढ़ा, स्पीड बढ़ गई। सेम क्वेश्चन, सेफ साइड कौन सी है इसमें? स्पीड बढ़ानी है या स्पीड कम करना? जल्दी से बताइए, सेफ साइड कौन सी? कम करना। बिल्कुल ठीक। यानी कि इसका जरा गौर से देखें कि इसमें डायरेक्टली ताल्लुक है। यानी आर्मेचर वोल्टेज को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो करंट भी बढ़ेगा और स्पीड भी बढ़ेगी। तो बढ़ना करंट का वाइंडिंग के लिए जाहिर है, जितना करंट बढ़ता जा रहा है उतना ही प्रॉब्लम में हम जाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ वोल्टेज कम कर रहा हूँ, करंट कम हो रहा है, स्पीड कम हो रही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा ना। तो इट मीन्स कि मैं जितना कम करता चला जाऊंगा वोल्टेज, करंट उतना ही कम होता चलेगा, स्पीड उतनी गिरती चली जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर जितनी मैं फील्ड डिस्टेंस बढ़ाता जाऊंगा उतना करंट कम होता जाएगा, उतनी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका फील्ड रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड हायर स्पीड पे अच्छा है, और जितनी आप कर लें नीचे नहीं जाएंगे आप। और आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल जितना नीचे कर लें अच्छा है, ऊपर नहीं जाएंगे आप। तो यहाँ पर वही बातें सब लिखी हैं, जरा ये दोबारा पढ़ें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ अ मोटर इज ऑपरेटिंग एट इट्स रेटेड टर्मिनल वोल्टेज पावर एंड करंट, देन इट विल टर्निंग एट रेटेड स्पीड आल्सो नोन एज बेस स्पीड। वही जुमला, जब एक मोटर रेटेड पे चल रही हो तो रेटेड पे चलते हुए, मिसाल के तौर पर इसको मैं आपको अगर थोड़ा सा ये चीज बनवा दूं कि भाई ये आपकी फॉर एग्जांपल स्पीड है, और ये जगह है जिसको हम कह रहे हैं रेटेड। इस जगह को बेसिकली अगर मैं कह दूं आपसे कि ये क्या है, रेटेड है, इसको मैं लिख देता हूं। ये को ज्यादा मोटा नहीं हो रहा, ये तो मोटा ही हो रहा है। इसको अचानक से क्यों हो गया? ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है भाई? हाँ ठीक है, इसको अगर हम कहते हैं ये हमारी बेस है, यानी रेटेड जगह है। ठीक है, ये हमारी बेस है यानी रेटेड जगह है। तो जब इस जगह पे ऑपरेट कर रहा होगा, ठीक है, तो आर्मेचर मेथड में अगर मैं इससे मजीद वोल्टेज बढ़ाता हूं, करंट मजीद बढ़ेगा तो वो रेटेड से करंट ऊपर जाएगा तो वाइंडिंग को चला देगा। और अगर मैं वीए कम करता हूं तो करंट कम होगा, करंट कम होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो स्पीड भी कम होती चली जाएगी। इसका मतलब आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल कैन कंट्रोल द स्पीड ऑफ द मोटर फॉर स्पीड्स बिलो द बेस स्पीड बट नॉट फॉर द स्पीड अबव। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला मेथड जो है वो इस बेस स्पीड से ऊपर की तरफ की जगह को कंट्रोल करता है, नीचे नहीं आ सकता। और ये वाला मेथड जो है वो इस जगह से नीचे वाली जगह की स्पीड को कंट्रोल करता है, ऊपर नहीं जा सकता। तो एक तरह से तो भाई ये दोनों मेथड्स कॉम्प्लीमेंट्री हो गए एक दूसरे के। बात समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए मैंने कहा था ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। तो अगर मैं इस मेथड को इस्तेमाल कर रहा हूँ और स्पीड से नीचे आऊंगा तो फील्ड वाइंडिंग जल जाएगी, और अगर मैं इस मेथड को इस्तेमाल कर रहा हूँ और इस स्पीड से यहाँ से ऊपर जाऊंगा तो आर्मेचर वाइंडिंग जल जाएगी। तो अगर आपको दोनों वाइंडिंग सही रखनी है तो इनकी हदूद के अंदर रखना होगा। तो जब बेस स्पीड से ऊपर की तरफ स्पीड कंट्रोल करनी है तो फील्ड वाला आपको मेथड लगाना पड़ेगा, और उससे नीचे करनी है तो आर्मेचर कर। इसका मतलब ये कि अगर मुझे एक मोटर एक ऐसी है चलानी है जिसकी स्पीड यहां से लेके यहां तक कंट्रोल करनी है, पूरी कंट्रोलिंग मुझे चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताएं आप? दोनों मेथड्स यूज करें। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो भाई ये कॉम्प्लीमेंट्री मेथड्स हैं, तो ये दोनों मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये दोनों मेथड्स अगर मिल जाएं तो भाई आपके लिए स्पीड कंट्रोलिंग एक इंतहाई एक्सीलेंट लिमिट तक पहुंच जाती है। तो ये दोनों मेथड्स एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हैं और दोनों साथ इस्तेमाल किए जाते हैं अगर आपको बहुत वाइड रेंज चाहिए स्पीड कंट्रोलिंग की। लेकिन अगर आपको इस रेंज में सिर्फ रहना है तो एक कर लें, और इसमें रहना है तो दूसरा कर लें। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जी सर।
अच्छा जी, आगे चलिए। ये इन्होंने तमाम यही बातें बताई हैं जो मैंने कही थी, इसको देख लीजिएगा। और ये ग्राफ फिलहाल रहने दें, इसकी कोई ऐसा जरूरत नहीं है अभी। न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ये न्यूमेरिकल पढ़ें जल्दी से। क्या कह रहा है? फिगर दिस shows a 100 HP motor, 250 volt, 1200 RPM, shunt DC motor with an armature resistance 0.03 ohm, ये दिखाया हुआ है। Field resistance 41.67 ohm, ये। The motor has compensating winding, चलें शुक्र करें compensating winding लगी हुई है। So armature reaction can be ignored, very good, आसान सवाल हो गया। मैकेनिकल एंड कोर लॉसेस मे बी assumed to be negligible for the purpose of this problem, ठीक है। द मोटर इज assumed to be driving a load with a line current of 126 एम्पियर, लाइन करंट 126 एम्पियर है। इनिशियल स्पीड आपकी 1103 आरपीएम है। टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम एज्यूम, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है जब भी कभी सवाल में आपको ये चीज मिले ना, सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम, इसका मतलब आपकी जिंदगी को आसान करने जा रहा है। वो क्या कह रहा है? एज्यूम कर लें, ये देखें एजम्पशन, तो बस जो लिख दिया आप मान लें उसकी बात। अमाउंट ऑफ आर्मेचर करंट ड्रॉन बाय द मोटर रिमेन्स कांस्टेंट, तो भाई ये शुरू में लिख लीजिए कि जो आपका आर्मेचर करंट होगा ना, ये क्या कर दिया, इतना छोटा क्यों हो रहा है ये? हाँ, आपका जो ये भी काफी छोटा नहीं आ रहा? आपका जो, हाँ सही है, आर्मेचर करंट है वो क्या है? कांस्टेंट। वो क्या है? कांस्टेंट। ये लिख लीजिए, ये आपको गिवन एक कंडीशन दी हुई है, ठीक है। पार्ट ए क्या कह रहा है? इफ द मशीन्स मैग्नेटाइजेशन कर्व इज शोन इन फिगर 9.9, जाहिर है इससे अगली डायग्राम होगी मैग्नेटाइजेशन कर्व, वो आप देख लेंगे। व्हाट इज द मैग्नेटाइजेशन कर्व आप जानते हैं, फील्ड करंट वर्सेस ईए। व्हाट इज द मोटर स्पीड इफ द फील्ड रेजिस्टेंस इज रेज्ड टू 50 ओम? ओके, यानी कि आरएफ मेथड कंट्रोल है। अगर आरएफ जो है आपका, वो आरएफ आपका कहाँ था? 41.67 से बढ़कर 50 ओम हो जाता है, तो बताएं आपकी स्पीड क्या होगी? और स्पीड आपको दी हुई है n1, कितनी कितनी है? 1103 आरपीएम। तो वो पूछ रहा है आपसे, जाहिर है कि n2 क्या होगी? जी, सवाल समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? यस सर। अच्छा, अब क्या करें बताएं आप। क्या करें? एक काम करें, सबसे पहले यहां आता हूं मैं, इस तरफ, इस कोने पर, इस कोने पर मैं आता हूं और मैं आपसे सबसे पहले कहता हूं कि फील्ड करंट निकालें 1, IF1, बताएं कितना है? कैसे निकालेंगे? सिंपल VT अपॉन RF। जरा जल्दी से कैलकुलेटर उठाओ यार भाई, जल्दी से बताओ, टाइम कम है। कितना आ रहा है? 6 एम्पियर आना चाहिए, चेक करें। और IF2 कितना है? 5 एम्पियर आना चाहिए। ये आ रही हैं दोनों चीजें? यस सर। जी सर। अच्छा, जब IF चेंज हो रहा है तो इसका मतलब फ्लक्स भी चेंज हो रहा होगा ना? क्या कहते हो? एक phi1 होगा, दूसरा phi2 होगा, क्या ख्याल है आपका? यस सर। सर कांस्टेंट नहीं होगा फ्लक्स? अरे मेरे भाई, फील्ड करंट चेंज नहीं हो रहा, फ्लक्स तो फील्ड करंट पर डिपेंड करता है। फ्लक्स तो फील्ड करंट पर डिपेंड करता है ना। ये 1 का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो क्या बनेगा, ये बताएं। K प्राइम इंटू phi1 इंटू आई, नहीं नहीं क्या था, ओमेगा, नहीं, N1, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला अगर हम लगाएं, EA2 इक्वल टू K प्राइम इंटू फाई phi2 इंटू N2। दोनों क्वेश्चन सही लिखे मैंने, जल्दी से बताओ। यस सर। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि इनको मैं डिवाइड कर रहा हूँ दोनों क्वेश्चंस को, तो बताएं क्या क्या कटेगा?
सर के प्राइम के प्राइम कट जाएगा, और कुछ कटेगा? नहीं एक चीज और कट रही है, कौन बच्चा बताएगा जल्दी से? सर, ये कैसे? कांस्टेंट रहेगा वो, कैसे? डीसी वोल्टेज सोर्स है। गलत। डीसी वोल्टेज सोर्स तो ये है मेरे भाई, ये तो इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज है। आपने लेकिन कहा सही था, आप ये कंडीशन भूल गए ना, आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ई ए की इक्वेशन क्या होती है? ये ये इक्वल्स टू बी टी पाई माइनस आई ए इंटू आई आर ए। आर ए। तो अब आप खुद बता दें कि आर ए तो कांस्टेंट है, वीटी भी कांस्टेंट है, और ये यस आपको सर, जबरदस्ती जबरदस्ती बुक वाले ने कंडीशन दे दी है, माननी पड़ेगी उसकी बात। तो ये भी क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब ये भी कट जाएगा। तो आपको अगर N2 निकालना है तो इक्वेशन क्या बनी? N2 की इक्वेशन क्या बनी? N2 की इक्वेशन क्या बनी? फाइव वन अपॉन फाइव टू इंटू एन वन। फाइव वन अपॉन फाइव टू फाइव टू इंटू, ये फज्जी एन वन। फज्जी लिख दिया मैंने, फाइव है ये, N1। क्या ख्याल है? यहाँ तक क्लियर बात? यस सर। यहाँ तक क्लियर ना? तो भाई देखो, N1 है आपके पास? यस सर। N1 है आपके पास? यस N1 सर। है ना, ये रहा, ये N1 है ना? इसका मतलब ये रेशो मिल जाए तो काम हो जाएगा। यस सर। ये रेशो मिल जाएगा आपको इन दो करंट से, 6 एम्पियर और 5 एम्पियर। ऊपर वाला 6 एम्पियर वाला, नीचे वाला 5 एम्पियर वाला। तो आए ग्राफ देखते हैं, 6 एम्पियर 5 एम्पियर, ये ग्राफ है। 6 एम्पियर पर बताएं क्या आ रहा है अप्रोक्सीमेटली? जल्दी से बताओ कितना आ रहा है? सर 255। ये होगी ना जगह। नीचे सर। और 5 पे, 5 पे तो ये 250 है, 5 पे यस 250, सर। तो ये कितना होगा तकरीबन? 260। इनका बीच क्या होता है? ये 275 होगा। 275, तो ये क्या होगा तकरीबन? 270 टू। या 65? बोलो। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि N2 अगर मुझे निकालना है तो 5 1 किस पर था? 6 एम्पियर। तो 6 एम्पियर पे हमारा सपोज दैट आ गया 270 डिवाइडेड बाय 5 2 250। किस पर है? 5 पर, वो आ गया 250 मल्टीप्लाई बाय 1103। बोलो, सॉल्व हो गया। N2 निकाल लो। मेरे पास इसका ये आंसर आ रहा है, चेक करें। यस सर, यही आ रहा है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है जी। इसमें कोई सवाल है तो पूछ लें। एक सवाल बन सकता है, बच्चा पूछ सकता है, सर ये तो ईए था, आप इसको ले रहे हैं फ्लक्स, कह सकते हैं ना आप लोग। यस सर। तो मेरे भाई ईए और फ्लक्स दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ई इक्वल टू के फाइव ओमेगा, सही है ना, के फाइव ओमेगा। तो और यानी कि इधर भी के फाइव ओमेगा 270 पे, इधर भी के फाइव ओमेगा। तो अगर मैं यहाँ पर रख दूं इसको, यानी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, के फाइव से के सॉरी के ओमेगा से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूं, के ओमेगा से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूं, तो कोई फर्क पड़ता है? क्योंकि के कांस्टेंट है और ओमेगा भी कांस्टेंट है इस पूरे ग्राफ का, तो दोबारा कट के वो फ्लक्स ही आ जाएगा, तो रेशो तो सेम रहेगा ना। नहीं समझ में आई बात? यहाँ लिख लें भाई 270, यहाँ अलग से करो, देखें 270 अपॉन 250 किया ना मैंने। बेसिकली क्या चीज है? बेसिकली तो ये चीज है के इंटू 5 1 इंटू ओमेगा, यही है ना। और इसके नीचे क्या आएगा? के इंटू 5 2 इंटू ओमेगा, यही आएगा। इस पूरे सर्किट के लिए ओमेगा कांस्टेंट है, इस पूरे सर्किट के लिए के तो कांस्टेंट ही होता है, तो ओमेगा ओमेगा से कट गया, के से कट गया, तो रेशियो तो 5 1/5 2 यही आया ना, 270/250। तो इसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये और फाइ अलग अलग चीजें हैं, मगर यहाँ पर ये दो ये का रेशियो और फाइ का रेशियो वो हमेशा सेम होगा। जब भी तो ग्राफ हमने बनाया था शुरू में, याद करें आप, प्रोपोर्शन है ना एक दूसरे के। ठीक है, चलिए इसको यहीं तक रखता हूँ।
इसमें ये जरा सवाल यहां तक सॉल्व कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आगे 9.4 है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। 9.4 लिख लीजिए होमवर्क। ठीक है जी। और अगर कोई चीज समझ में ना आए तो मुझे फिर आप बेशक ईमेल कर दीजिएगा, क्योंकि टाइम ओवर हो गया इसलिए मैं खत्म कर रहा हूँ। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।